हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 20th वीडियो ऑफ 10 में 10 सीरीज। अभी भी हमारा टीवीएम चैप्टर चल रहा है एंड टुडे इज द थर्ड वीडियो ऑफ टीवीएम चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमने किए 10-10। आज भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही कुछ सवाल हैं प्लस उसके एप्लीकेशंस पे कुछ सवाल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 10 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a man saves rupees 200 at the end of each year and lends the money at 5% compound interest। आई दे रखा है 5%, इनिशियल प्रिंसिपल हमारा 200 रुपए। हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 years? ये एन हो गया। 3 साल के बाद वो पैसा कितना होगा? अब इसमें एक एसेंशियल पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि एक बार 200 रुपया जमा करा के उसको 3 साल बाद नहीं निकालना है, हर साल हमें 200 रुपया जमा कराना है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। तो अभी देखो अब क्या हुआ, जैसे आपने पिछले साल जो भी 200 रुपया सेव किया होगा वो आपने लेंड किया होगा, तो उसका एक साल के बाद फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उस 200 पे आपको 5% इंटरेस्ट मिला, तो 200 इंटू 1.05 हो गया कि नहीं हो गया? दिस विल बी द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर और नॉट। ठीक है ना? अब 200 इंटू 1.05 कितना हो गया भाई? 210। यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद आपका वो जो 200 रुपया था जो पिछले साल सेव किया था वो 210 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब सेकंड ईयर के एंड में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर? अभी याद करो, ये 210 तो है ही, प्लस आपने इसमें 200 और जोड़ दिया क्योंकि हर साल आप 200 सेव कर रहे हैं, तो ये बेसिकली 410 हो गया। अब इस 410 पे मेरे को 1.05 वापस इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? सो जस्ट कैलकुलेटेड 410 इंटू ये हो गया 1.05, ये आपका 430.5। यानी एट द एंड ऑफ 2 years योर इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 430.5। नाउ व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो हमसे पूछा है, उस पे क्या होगा? इस पे वापस ये 200 जोड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने 200 और सेव किया। तो अब की बार 630.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 शुड बी माय फाइनल अमाउंट और नॉट? 630.5 into 1.05 which is 662.025। this is the answer, so option C is the correct answer of this question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बच्चे 200 लेके ही उसका सॉल्व कर लेते हैं। 200 हर साल सेव करता है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट हर साल का आ रहा है एट द एंड, उसमें 200 जोड़ के फिर नेक्स्ट ईयर का अमाउंट का। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The annual birth and death rates per thousand। per thousand मतलब हजार में से what is the birth rate? मतलब पॉजिटिव 39.4। what is the death rate? मतलब नेगेटिव 19.4। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1000 लोगों में देखूं, ठीक है, तो कितने लोग पैदा हो रहे हैं पर थाउजेंड? 39.4। और कितने लोगों की डेथ हो रही है? 19.4। राइट? इफ आई टेक अ सैंपल ऑफ 1000 पीपल, दैट मीन्स आप अगर देखो इफेक्टिवली व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट पर थाउजेंड, तो इट इज ऑब्वियसली दिस माइनस दिस। इतने पैदा हुए, इतने मर गए, मतलब 20 बचे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो पर थाउजेंड हमारे पास 20 हर साल बचे, मतलब हर साल उतनी रेट हमारी बड़ी पॉपुलेशन। सो बेसिकली मेरे को आई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट? सो दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना हुआ भाई? देखो 2%। सो व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर? इट इज 2%। ये डेटा हमें दे रहा है। अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड assuming there is no immigration or emigration। इमिग्रेशन या इमिग्रेशन मतलब ना तो कोई बाहर से अंदर आया, ना अंदर से कोई बाहर गया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है पॉपुलेशन डबल कितने साल में होगी। तो अब तो ठीक है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमें पॉपुलेशन क्या करनी है भाई? डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपना अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं, तो अमाउंट होता है मेरा P1 प्लस आई की पावर n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है मतलब फाइनल पॉपुलेशन वो 2p है, क्योंकि पॉपुलेशन मेरे को डबल करनी। इनिशियल पॉपुलेशन p मान ली, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 0.02 पता है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमें निकालना है। दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। p से p कैंसिल, आपके पास आता है 1.02 की पावर n इक्वल टू 2। ये आया कि नहीं आया? तो अब भले हिट एंड ट्राई लगा लो, बिकॉज ऑप्शंस जो है वो इंटीजर ऑप्शंस है, या फिर लॉग लेके भी कर सकते हो जैसे पीछे बताया था। तो अभी आप क्या करो, जैसे ऑप्शन ए ट्राई किया, ऑप्शन ए ट्राई करने का मतलब 1.02 की पावर कितनी ट्राई की? 35 टाइम्स, मतलब पावर ट्राई करना आता है ना, 1.02। ऑलराइट, उसके बाद इनटू इक्वल टू मतलब क्या हो गया? स्क्वायर, यानी 2 पावर आ चुकी है। उसके बाद 33 टाइम्स आप इक्वल टू दबाओ। ठीक है, तो आपके पास 1.02 की पावर कितनी आ जाएगी? 35। जस्ट चेक इट, हाउ मच is it coming out to be 2 or somewhere around 2? 1.02 power 35, देखो 1.9999 कुछ आ रहा है, which is obviously very close to 2। so this should be the correct answer, because बाकी कोई ऑप्शन तो फिर मैच करेगा ही नहीं ना, because 35 में हमारे पास almost 2 आ चुका है।
ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शंस में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आप ये भी कर सकते थे और इसमें आप यहाँ पे लॉग भी ले सकते हैं, यहाँ पे लॉग लेके भी आप एन निकाल सकते हैं। तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा ए है, सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ईआरओआई। अभी ईआरओआई पे सवाल आ गया, ईआरओआई पे सवाल आ गया, तो भाई ईआरओआई का जो ट्रिक था हमारे पास, ईआरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईआरओआई, इजंट इट? बस यही लगाना है। कितना इन्वेस्टमेंट है इससे कोई मतलब ही नहीं, हमारे लिए कोई काम का नहीं। कितने साल के लिए, ये भी हमारे के लिए कोई काम का नहीं। हमें ये काम का है कि 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्योंकि हमें सिर्फ आई और एन चाहिए। ठीक है, आई और एन क्या होते हैं, जो इफेक्टिव आई और एन होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। अब आपको ऑलरेडी पता है भाई हाफ ईयरली में आपकी जो रेट है वो तो आधी हो जाती, ठीक है, और आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो डबल हो जाता है। बस तो ये दोनों चेंजेस हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों चेंजेस अगर ध्यान रखेंगे तो ई आर ओ आई का हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 1 प्लस आई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 8। 8 की जगह क्या लिखूंगा, 4। ठीक है, और कितने साल, 1 साल। हम हमेशा 1 साल के लिए लेके चलते हैं, ये नहीं भी देता तो हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं। तो 1 की जगह यहाँ 2 लिखेंगे बिकॉज हाफ ईयरली, माइनस 1। दिस शुड बी द आंसर। सो 1.04 का स्क्वायर माइनस 1 आप करके देख लो कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है अभी। 1.04 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तुम्हारा आ रहा है 1.04 इंटू 1.04 माइनस 1। So 0.0816, just see this is 0.0816. 0.0816 का मतलब कितना परसेंट होता है, 8.16%. So the correct answer is option B. ठीक, let's go to the next question, question number 4. The difference between simple and compound interest on a certain sum for 3 years. अभी 3 years वाली ट्रिक लग गई, ठीक है। ट्रिक क्या लग गई, मेरे को पता है कि अगर मेरे 3 years की बात हो रही है और D मेरा वही है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो फिर हमें ये पता है कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है दैट इज इक्वल टू डी अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 3। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट principal when difference between CI/SI for 3 years is given. D upon I square I plus 3. I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, देखो ये रहा I, और मेरे को डिफरेंस भी दे रखा है, ये रहा D, राइट। तो मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से P मिल जाएगा। सो लेट्स अप्लाई दिस ट्रिक। तो सबसे पहले मैं P कैलकुलेट करूंगा। तो भैया D की वैल्यू रखो 228.75 डिवाइडेड बाय I कितना है तुम्हारा 5%, यानी 0.05 का स्क्वायर, फिर 0.05 प्लस 3, ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप ये कैलकुलेटर पे डालो, ऑलराइट। सो व्हाट यू गेट इज 228.75 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 3.05, ठीक है। ये 30,000 आ, व्हाट यू गेट इज 30,000। जस्ट कैलकुलेट इट, जस्ट चेक, यू गेटिंग 30,000। इसका मतलब प्रिंसिपल आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से, द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI निकालना है ऑन द सेम सम, मतलब उसी प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए। अब n मेरे को 2 दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है मेरी 5%। तो ठीक है भाई, अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है। द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज p टाइम्स ऑफ 1 प्लस i की पावर n माइनस 1 इज द फॉर्मूला। लेट्स पुट द वैल्यूज। p की वैल्यू 30,000 अभी निकाली, ठीक है। 1 प्लस i की पावर n, 1 प्लस i कितना है मेरा 0.05, पावर कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, माइनस 1। दिस शुड बी द आंसर। सो दिस इज 30,000 multiplied by 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, बस ये कैलकुलेट कर लो, आपकी आंसर है आपका। सो लेट्स कैलकुलेट दिस नाउ। तो दिस इज 1.05 इंटू 1.05, ठीक है, माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये आ रहा है 3075, ये आ रहा है 3075। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी दिस ट्रिक हेल्प्स यू अ लॉट। इससे P आ गया, P के बाद कुछ बचा ही नहीं, फॉर्मूला, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ मशीन वर्थ ₹4,90,740 इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर। सो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव, ठीक है। व्हेन इट्स वैल्यू विल रिड्यूस टू 2 लाख, इसकी वैल्यू 2 लाख कब होगी। तो कोई भी मशीन की जो वैल्यू होती है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है बेसिकली। कॉस्ट प्राइस हमारे लिए क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और उसकी जो फाइनल वैल्यू रह जाती है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो कि हमारे लिए होता है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा जाए तो हमारे लिए अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है हमारा, वो लगता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल
1 माइनस आई की पावर n। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है तो रेट नेगेटिव। ठीक है, बस अब लगाओ वैल्यूज। तो ए यानी स्क्रैप वैल्यू कितनी है भाई? 2 लाख। ठीक है, पी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 490740। राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी 15%, 0.15, और नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताने कितने साल में ये होगा वो आपको बताना। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया 2 lakhs डिवाइडेड बाय 490740। पहले इसको कैलकुलेटर पे निकाल लो, विच इज इक्वल टू 0.85 की पावर n। दिस इज 0.85। ठीक है ना भाई, पहले तो इसको कैलकुलेट कर ले अपन। 2 लाख डिवाइडेड बाय दिस, ये जो भी है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 490740, ये ठीक है। ये मेरा आ रहा है 0.4075 कुछ 0.4075 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0.85 की पावर कितनी आनी चाहिए भाई? n। अब देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज है। जब इतने क्लोज क्लोज ऑप्शन है और फ्रैक्शनल भी है, मंथ्स मंथ्स भी आ रहा है, तो फिर मैंने कहा था लॉग ले लेंगे। तो अब अपन यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। ठीक है, so if we take log of this, what are we going to get is log of 0.4075, is that okay, should be equal to n log of 0.85। ये हो गया। तो यहां से जो n की वैल्यू आई वो आई मेरी log of 0.4075 डिवाइडेड बाय log of 0.85। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो अब मेरे को ये दोनों log की वैल्यू कैलकुलेट करनी यूजिंग द ट्रिक जो आपको बता रहे कि log कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो उस ट्रिक को अगर आप लगाते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? जस्ट फाइंड दैट आउट। तो पहले log 0.4075 निकाल लेते हैं। log 0.4075, तो ये आपका -0.3898 कुछ आ रहा है, -0.3898, मतलब इसके आसपास कुछ आएगा। ठीक है ना, और जब तुम ये निकालोगे log ऑफ 0.85, वो तुम्हारा -0.070 कुछ आ रहा है, -0.070 इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा, तो बेसिकली अब मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मेरे पास आएगा 0.3898 डिवाइडेड बाय 0.0706, ये मेरा आ रहा है 5.5। ऑब्वियसली द आंसर इज इन ईयर्स। अब 5.5 ईयर्स का मतलब 5 ईयर्स 5 मंथ्स नहीं होता है, कितना होता है? 5 ईयर्स और 6 मंथ्स, क्योंकि भाई 0.5 ईयर्स का मतलब 6 महीने होते हैं। तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना एक्यूरेट जब ऑप्शंस हैं तो फिर अपने को रिस्क नहीं लेना है, लॉग लेके सॉल्व करना। क्लियर है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी बोल रहा है कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी, सेम वही क्वेश्चन है वापस। कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी यानी सीपी यानी हमारा प्रिंसिपल। इफ इट्स यूजफुल लाइफ यानी जितने टाइम वो चलती है तो वो हमारे लिए एन हो गया। एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो कि नेगेटिव होगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी, स्क्रैप वैल्यू मतलब अमाउंट, तो इस बार हमसे अमाउंट पूछा है। ठीक है ना भाई, so let's apply the same formula, so a equal to p into 1 minus i की पावर n, ये सेम फॉर्मूला। इस बार मेरे से अमाउंट ही पूछा है उसने। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1,25,000। ऑलराइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 0.1, और होल पावर कितनी? 20, यानी ये आएगा 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 20। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 0.9 की पावर 20 ऑलरेडी दे रखा है, और जब दे रखा होता है तो वही यूज करना है। तो यहाँ पे हम 1,25,000 कैलकुलेटर पे ये नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट वो वैल्यू यूज करेंगे 0.1215। ठीक है, अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी है। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1215, ये आंसर आ रहा है 15,187.5, 15,187.5। तो ये ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर लगा देंगे, दिस इज द नियरेस्ट आंसर 15,187। ठीक है ना, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब एप्लीकेशंस चल रहे हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट के। एक और क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स इन्वेस्ट पी अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट 10%। ठीक है, दो लोग हैं भाई, एक्स और वाई। एक्स ने क्या किया? एक्स ने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है और वाई ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट किया। एक्स का जो प्रिंसिपल है वो पी है, वाई का जो प्रिंसिपल है वो क्यू। एक्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.1 है, 10%। वाई की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, वाई की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। एट द एंड ऑफ 2 years बोथ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई एन दोनों के लिए 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, और वो बोल रहा है कि दोनों को इंटरेस्ट जो मिला वो सेम मिला।
मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बराबर है, ऐसा उसने बोला। तो हमें पी और क्यू में रिलेशन बताना है। हमें किस में रिलेशन बताना है? पी और क्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइंड आउट एस आई फॉर द फर्स्ट केस। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? पिन होता है, P इंटू 0.1 इंटू 2, ये हो गया पिन। शुड बी इक्वल टू इसका सी आई। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर कितनी? नंबर ऑफ ईयर्स माइनस कितना? 1, ये होता है। रिमेंबर अमाउंट नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ये हो गई ना इक्वेशन, बस। तो P इंटू 0.1 इंटू 2 इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो सभी ऑप्शंस में P इन टर्म्स ऑफ Q दे रखा है, तो अपन भी ऐसा ही करते हैं, P को एक तरफ लिखते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास आ रहा है Q मल्टीप्लाइड बाय 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2। क्लियर और नॉट? बस ये आंसर होना चाहिए। अब कैलकुलेट कर लेते, कितना आ रहा है? 0.5125। तो मेरा आंसर होना चाहिए P इक्वल टू 0.5125 Q। अब जिस ऑप्शन से 0.5125 आ रहा होगा वो मेरा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो 41/80 जरा देख लो कैलकुलेटर पे। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए 41/80। 41/80 आप देखो 0.5125 ही आता है, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब इस 41/80 को हम सॉल्व करते हैं तो 0.5125 ही आता है। तो ये ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रुपीज 1000 बी इन्वेस्टेड, 1000 मतलब प्रिंसिपल हो गया, 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया एसआई, एंड इंटरेस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर्स। अब एक चीज चेंज कर दी भाई, एसआई में 10 साल के बाद प्रिंसिपल को ऐड कर देना है इंटरेस्ट में। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट विल अमाउंट टू रुपीज 2000। अमाउंट दे रखा है 2000, लेकिन दिक्कत यह है कि अमाउंट 10 साल के बाद में हर बार हमें चेंज करना पड़ेगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे क्या हमारा आंसर 10 साल से कम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि n को 10 साल लेता, सपोज मैं 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता, तो मेरा जो इंटरेस्ट आता, सिंपल इंटरेस्ट, ऑलराइट, वो कितना आता भाई? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 यानी 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आता कि नहीं आता? इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो 500 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 10 साल के लिए पैसा लगाता तो 1000 जो है वो किस में कन्वर्ट होता? 1500 में कन्वर्ट होता। दिस वुड हैव बीन माय अमाउंट, दैट ओके। लेकिन मेरा अमाउंट कितना है? 2000, जो कि इससे ज्यादा है। इसका मतलब डेफिनेटली मेरा जो n है वो 10 से तो ज्यादा है, मेरा जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 10 से तो ज्यादा है। ठीक है, अब 10 से ज्यादा है, पहले ये गणित क्लियर करनी। तो अभी मेरे को ये तो ऑलरेडी पता है कि 10 साल के बाद में 1500 अमाउंट होगा, और 10 साल के बाद मेरे को अमाउंट को प्रिंसिपल में ऐड करना है, ये भी पता है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करना है। ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये सोचो कि जब आपका n 10 से बड़ा है, वॉट एवर इट इज, तब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? तो आपने ऑलरेडी 1000 इन्वेस्ट कर रखा था, 500 आपको और मिला, तो 1500 अब आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिल 0.05 एंड नाउ नंबर ऑफ ईयर्स यू डू नॉट, but you know that the amount is 2000, and if the amount is 2000, that means what is the simple interest earned on this period? It is 500. 2000 minus 1500, तो 500 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अब मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता, तो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, 1500 इंटू 0.05 इंटू n, वो जो भी n है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास आती है 500 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। ये होना चाहिए कि नहीं? सो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है देख लो। तो ये आपका आ रहा है 5, अच्छा ये 0 से 0 तो काट ही दो, 5 से भी इसको काट दो 3, तो ये 1/3.1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.05। तो देखो जरा ये 6.66 कुछ आ रहा है, 6.666। ठीक है, जिसको हम 6 2/3 भी लिख सकते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6.66 का मतलब 6 2/3 होता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 10 साल तो पहले हो चुके थे ऑलरेडी, प्लस 6 2/3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 16 2/3। याद रखो 10 साल पहले ही निकाल चुके हो आप, तभी तो 1500 हुआ था प्रिंसिपल, प्लस 6 2/3 और हुए, तो टोटल आंसर मेरा 16 2/3 आएगा विच इज ऑप्शन ए। क्लियर? लेट्स गो टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, इफ प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल दे रखा है, एंड रेट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स जो है वो रेट और टाइम, मतलब आई और एन इसके रूट्स है। इसके रूट्स कौन है? आई और एन। तो आपको ऐसा ही निकालना है। तो ठीक है भाई, यानी पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आई और एन निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो साफ दिख रहा है स्प्लिटिंग मेथड अगर देखोगे तो ये 30 को, इस 30 को आपको दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका सम -11 हो, जिनका सम -11 हो। तो -6 और -5, इनका सम -11 होता है और प्रोडक्ट 30 होता है। अब मेरा एलसी कितना है, फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना है मेरा 1, तो मैं रूट्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करता हूं, नेगेटिव एलसी से। रूट्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करना है, फैक्टर्स को, नेगेटिव एलसी यानी -1 -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट आई गेट फ्रॉम हियर, 6 एंड 5। यानी इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आते हैं वो 6 और 5 आते हैं। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर 6 और 5 आए, मतलब इनमें से एक तो इंटरेस्ट होगा और एक नंबर ऑफ ईयर्स होगा। आप किसी को भी कुछ भी लो, सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता, तो अब तो पता होना चाहिए ना आई कौन है एन कौन, क्योंकि फॉर्मूले में आई अलग जगह जाता है एन अलग जाता है, राइट। लेकिन एसआई में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एसआई में तो आई और एन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो किसी को भी कुछ भी ले लो। तो अब आपका प्रिंसिपल कितना है भाई, 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6% ले ली, तो 6/100 होगी। नंबर ऑफ ईयर्स 5 हो गए, इनमें से एक मैंने इसको आई मान लिया, इसको एन मान लिया, एक ही बात। तुम इसको एन इसको आई मान लो तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, 100 यहाँ आ जाएगा बस, ठीक है। ये मेरा आंसर होना चाहिए, तो इससे ये कट गया भाई, तो आंसर कितना आ रहा है 600। So the correct answer of this question should be option B, which is rupees 6. So it is a mixture of two topics. Quadratic के साथ उसने SICI mix कर दिया. But the question is easy. Okay. Let's go to the last question, question number 10. What is the net present value? अभी present value पूछा है, ठीक है, of a piece of property which would be valued at rupees 2 lakh, मतलब ये future value at the end of 2 years. ये N हो गया, ठीक है। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इज 5%, ये हमारा आई हो गया, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आ गया मतलब एन्युइटी का क्वेश्चन, नहीं, एन्युइटी का क्वेश्चन नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें एक प्रॉपर्टी की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, तो उसमें बार बार कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। जैसे 2 लाख का अगर कोई फर्नीचर है जो उसकी वैल्यू 2 साल बाद है, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू 2 साल बाद 2 लाख है, तो एक ही बार में आपको पैसा लगाना है, बार बार फर्नीचर थोड़ी खरीदना, एक ही बार खरीदना। तो ये एन्युइटी का सवाल नहीं है, सिंगल कैश फ्लो का सवाल। और सिंगल कैश फ्लो का सवाल जो होता है वो हमारा उसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है जिससे अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व होता है। यही फॉर्मूला को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, 1 + i की पावर n। ये सेम क्वेश्चन फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी तो भाई सिंपल सी बात हो गई, फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 लाख, 2 साल बाद जो वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है वो हमें निकालनी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 0.05, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं 2, तो यहां से साफ दिख गया दैट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.05 का स्क्वायर। ये आप निकाल लो, वो आंसर होगा। लेकिन अगर वैसे भी कॉमन सेंस लगाऊं इस ऑप्शन में, अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 साल बाद 2 लाख हो रही है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 लाख से तो कम ही होगी, 2 लाख से ज्यादा आज कैसे हो सकती है अगर बढ़ रही है तो, ठीक है। तो भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये 2 लाख से बड़े हैं। तो या तो मेरा आंसर ऑप्शन बी है या फिर डी है, नन ऑफ दीस। तो बिकॉज मेरे को डी को चेक करना है इसलिए मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब आप कैलकुलेटर पे निकाल लो, 2 लाख अपॉन 1.05 का स्क्वायर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05, तो ये 181,405 आता है, 181,405, मतलब इसको राउंड फिगर में हम 1.81 लाख बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? So I hope you've understood today's 10 questions which were based on applications of compound interest. ठीक है? Next video में we'll do annuity based questions. ठीक है? Till then keep learning.